नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे 15 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक के राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है लूसी अंतरिक्ष मिशन। देखिए, अभी हाल ही में नासा ने, ठीक है, जो अमेरिका की नासा है, इसने एक स्पेस मिशन प्रारंभ किया है जिसका नाम रखा गया है लूसी। इसके बारे में और पढ़ते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने हेतु 12 वर्ष के मिशन पर लूसी नामक एक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया गया है बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो प्लेनेट है उसके क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो छोटे छोटे ग्रह होते हैं और वो चक्कर लगाते हैं उस मेन ग्रह का। ठीक है, तो जुपिटर के आसपास जो क्षुद्र ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उनका पता लगाने के लिए नासा ने लूसी नाम का एक अंतरिक्ष यान जो है इसको लॉन्च किया है। ये जो व्हीकल है वो 12 वर्षों तक अंतरिक्ष में रहेगा और वहां से जानकारियां जो है नासा को भेजेगा। ठीक, इसके माध्यम से सौर मंडल के गठन से संबंधित कई महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। चलिए इसमें आगे पढ़ते हैं कि इतनी लंबी यात्रा करने वाला पहला सौर संचालित अंतरिक्ष यान बन जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो पैनल लगे हुए हैं वो सोलर एनर्जी से चलने वाले हैं। तो पहला ऐसा यान होगा जो इतने अधिक समय तक अंतरिक्ष में बना रहेगा। ठीक है, आपको बताया मैंने कि ये 12 वर्षों तक अंतरिक्ष में कार्य करेगा, तो 12 वर्ष तक सोलर एनर्जी से इसको चलाया जाएगा। ठीक, लूसी सर्वप्रथम वर्ष 2025 में मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य बेल्ट में डोनाल्ड जोहानसन नामक क्षुद्र ग्रह पर पहुंचेगा। ठीक है, एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है डोनाल्ड जोहानसन। ठीक, ये जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। इसमें पहले लैंड होगा, उसके बाद फिर अन्य जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं इनके बारे में ये पता लगाएगा। ठीक, आगे पढ़ते हैं कि बृहस्पति के पास मौजूद ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जिनकी संख्या 7000 से अधिक है, हमारे सौर मंडल के विशाल ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून के निर्माण से बचे हुए अवशेष हैं। ठीक, यानी कि जब बिग बैंग थ्योरी हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक जो बहुत अधिक घनत्व का वस्तु था वो फूटा और उससे फिर ग्रहों का निर्माण हुआ, उससे सूर्य का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जब बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो उस समय उससे टूट टूटकर बहुत सारे हिस्से बाहर निकले और कालांतर में वो ग्रहों का चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिए। जैसा कि हमने सुना है ना कि चांद जो था वो पहले धरती का ही हिस्सा था, वो धरती से निकल करके बना है चांद। ठीक है, और उसने क्या किया, जो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु है उसका चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया। तो वैसा ही ये जो क्षुद्र ग्रह है ये क्षुद्र ग्रह क्या है, बिग बैंग के समय टूटे हुए हिस्से हैं जो कि इन ग्रहों से निकले हुए हैं और अभी वर्तमान में इन ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक, तो इन्हीं का पता लगाने के लिए जो नासा है उसने लूसी नाम का अंतरिक्ष मिशन जो है ये प्रारंभ किया है। ठीक, चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से है, गीता गोपीनाथ। ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के अंतर्गत अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है, आइए देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अपने 3 वर्षीय कार्यकाल के बाद जनवरी 2022 में सेवा मुक्त हो रही हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि भारत प्रथम भारतीय महिला थी जिनको आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम भारतीय नहीं लेकिन प्रथम भारतीय महिला थी है। ठीक, गीता गोपीनाथ हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में प्रोफेसर के रूप में अपना कार्य पुनः शुरू करेंगे। ठीक है, यहां से सेवा मुक्त होने के बाद पुनः हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपना कार्यकाल ये पुनः प्रारंभ करेंगी।
ठीक, इसमें आगे देखते हैं आईएमएफ के बारे में कि गीता गोपीनाथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री और रघुराम राजन के बाद यह प्रतिष्ठित पद संभालने वाली दूसरी भारतीय थी। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री, महिला मुख्य शास्त्री पहली, ठीक, और रघुराम राजन के बाद दूसरी भारतीय जिसने इस पद को संभाला है। आईएमएफ का जो मुख्य अर्थशास्त्री का पद है, ये पहले भारतीय किसने संभाला था? रघुराम राजन ने, और दूसरे क्रम के कौन है? गीता गोपीनाथ। ठीक, वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी। इनका क्रम क्या था? 11वां। ठीक, आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि वर्ष 1945 में स्थापित आईएमएफ विश्व के 190 देशों द्वारा शासित है तथा यह अपने निर्णयों के लिए इन देशों के प्रति उत्तरदायी है। यानी वर्तमान में आईएमएफ के कुल मेंबर्स की अगर संख्या की बात करें तो कितने हैं? 190। भारत 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ में शामिल हुआ था। यानी भारत 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ का मेंबर बना था। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है। ठीक है, और आपने सुना होगा कि जहां पर बहुत ज्यादा अधोसंरचनात्मक विकास के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, या किसी राष्ट्र को जब आर्थिक संकट से उबरने की बात आती है, तो वहां पर आईएमएफ के द्वारा सहायता जो है वो प्रदान की जाती है, ऋण इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये आईएमएफ का लोगो है। ठीक, तो याद रखिएगा, चर्चित व्यक्तित्व में गीता गोपीनाथ अभी जनवरी 2022 में अपने पद से सेवा मुक्त हो जाएंगी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में गोवा बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। क्यों चर्चा में रहता है? क्योंकि यहीं पर आयोजित होता है भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि 52वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक होगा। ठीक, तो 20 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक आयोजित होना है भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, 52वें क्रम का ये फिल्म महोत्सव आयोजित होना है ना। मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए 52वें जो भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसका आयोजन हाइब्रिड स्वरूप में किया जाएगा। हाइब्रिड का मतलब है ऑफलाइन भी रहेगा, यानी कि वहां पर आप भौतिक रूप से उपस्थित रह सकते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन भी इसका प्रसारण किया जाएगा। तो इसी को कहा गया है हाइब्रिड स्वरूप में इसका आयोजन किया जाना है। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 में की गई थी। यानी कि पहला जो भारतीय फिल्म महोत्सव है वो 1952 में आयोजित किया गया था। यह आयोजन वार्षिक रूप से होता है। मौजूदा समय में यह आयोजन गोवा में किया जाता है। ठीक है, हर साल आप सुनते होंगे कि ये जो महोत्सव है भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहां होता है? गोवा में ही होता है। इस महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के सिनेमा को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की फिल्में जो हैं इसके अंतर्गत देखी जाती हैं, उनको सम्मानित किया जाता है, अलग अलग भाषाओं की फिल्मों को इसमें दिखाया जाता है। ठीक, महोत्सव का आयोजन फिल्म महोत्सव निदेशालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन और गोवा राज्य सरकार मिलकर करते हैं। ये आयोजक हैं कौन? एक फिल्म महोत्सव निदेशालय और दूसरा गोवा राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर के इसको आयोजित करती हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, उसका क्रम क्या होगा? 52वां क्रम होगा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र दिवस। वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? आइए देखते हैं। वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस वर्ष 1945 में
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अस्तित्व में आने को चिन्हित करता है। ठीक है, एक चार्टर बनाया गया था, जैसे हमारे यहां संविधान है वैसे ही यूनाइटेड नेशन जो है इसको संचालित करने के लिए जो चार्टर है उसको अपनाया गया था 1945 में। ठीक, और इसी दिवस को ध्यान में रख करके वर्ष 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है ये आयोजित किया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करने के लिए 50 देशों के प्रतिनिधि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एकत्रित हुए। ठीक है, यानी कि एक ऐसा संगठन बनाना निर्णित हुआ था जिसके माध्यम से विश्व में शांति स्थापित किया जा सके, निरस्त्रीकरण किया जा सके, है ना, इस प्रकार की जो भावनाएं हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक घोषणा पत्र बनाना आवश्यक हो गया था। ठीक है, घोषणा पत्र बोलने का मतलब है कि यहां पर एक ऐसी नियमावली बनाई जाए जिसका पालन सभी देश करें। ठीक, तो इसके लिए 50 देश के प्रतिनिधि जो है वो सैन फ्रांसिस्को में मिलते हैं। इसके बाद 26 जून 1945 को सभी देशों के हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, 26 जून 1945 को सभी देशों के हस्ताक्षर के बाद, ठीक है, सभी देशों ने 26 जून 1945 को इसमें हस्ताक्षर कर दिए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रूप में इसे स्वीकार किया गया था। ठीक, इसके आगे पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को तब अस्तित्व में आया जब चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका समेत अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर की पुष्टि कर दी। ठीक है, जून में भले हस्ताक्षर हो गया था 26 जून को, लेकिन अंतिम रूप जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर को कब मिला? 24 अक्टूबर 1945 को। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ विश्व शांति की दिशा में कार्य करना है। तो ये सब उद्देश्य हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र के। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं। ठीक, पहला है महासभा, जिसको हम लोग जनरल असेंबली बोलते हैं, सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको हम एब्रिविएशन के रूप में इकोसॉक बोलते हैं। ठीक, इसके बाद न्यास परिषद है, सचिवालय है और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक, तो चलिए आपके लिए एक होमवर्क है कि इन सभी अंगों के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहां पर हैं, हेडक्वार्टर। ठीक है, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसका बताएंगे? महासभा का, सुरक्षा परिषद का, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का और सचिवालय का। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड। राज्यों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना बेहतर है, इस बात को लेकर के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा राज्यों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जाता है। तो इस साल यह अवार्ड केरल राज्य को दिया गया है। ठीक, इसको पढ़ते हैं कि हाल ही में केरल ने सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परिवहन सुविधाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक, तो इसमें नाम याद रखिएगा कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किस राज्य को दिया गया है। तो इसमें आगे पढ़ते हैं कि यह पुरस्कार कोच्चि शहर को कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो और ई मोबिलिटी जैसे कार्यान्वित परियोजनाओं की परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिया गया है। ठीक है, कोच्चि मेट्रो, वाटर मेट्रो, ठीक है, मेट्रो के जैसे ही समान अनुभव के साथ जल कनेक्टिविटी, ये इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार जीतने में कोच्चि ओपन मोबिलिटी नेटवर्क के गठन ने भी मदद की है, जिसने विभिन्न परिवहन सुविधाओं को डिजिटल और एकीकृत किया है। तो इस टॉपिक से बेसिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड है ये किस राज्य को मिला है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, परिवहन सुविधाओं को मान्यता देने के लिए ये प्रदान किया जाता है। और इस साल किसको मिला है? तो याद रखिएगा, केरल राज्य को इस वर्ष का सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर।
चलिए अगला टॉपिक है मिशन समुद्रयान। क्या है आइए देखते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने चेन्नई में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। यानी समुद्र के अंतर्गत, समुद्र के अंदर गहराई पर जो संसाधन छुपे हुए हैं उनका पता लगाने के लिए ये जो समुद्रयान है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ एलीट क्लब में शामिल हो गया, जिनके पास ऐसी गतिविधियों के लिए विशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध हैं। यह भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। ठीक है, इस योजना के या इस मिशन के माध्यम से क्या किया जाएगा, लोगों को भेजा जाएगा समुद्र के अंदर और वहां पर वो जो संसाधन है उसको अन्वेषण करेंगे। इसके अलावा दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बियों को इसमें भेजा जाएगा। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि यह गहरे पानी के नीचे अध्ययन के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक मानव युक्त पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजेगा। देख लो भाई, 6 किलोमीटर की गहराई में इसके द्वारा भेजा जाएगा। ठीक, यह 6000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। डीप ओशन मिशन क्या है इसको भी देख लेते हैं। जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था। यानी ये जो डीप ओशन मिशन है इसे वर्ष 2021 में जून के माह में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? पहला, समुद्री संसाधनों का पता लगाना, समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र में प्रौद्योगिकियों का विकास करना। ये 2 उद्देश्य को लेकर के डीप ओशन मिशन प्रारंभ किया गया था और इसी के अंतर्गत एक मानव युक्त पनडुब्बी जो है वो हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा भेजा जा रहा है। ठीक, इसमें जो पनडुब्बी है उसका नाम क्या है याद रखिएगा, मत्स्य 6000। पूरा 6000 में चलेगा ये। ठीक, देखिए इसमें जो पनडुब्बी है उसका नाम भी मत्स्य 6000 है। कितने मीटर तक जाएगा? तो 6000 मीटर तक जाएगा। और कितना पैसा लगेगा? तो 6000 करोड़ रुपए इसमें लगने वाला है। ठीक, 5 वर्ष की अवधि में मिशन की कुल अनुमानित लागत 4077 करोड़ रुपए है और इसे विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा। यह डीप ओशन मिशन की बात है। ठीक है, डीप ओशन मिशन का कुल लागत कितना? 4077 करोड़ रुपए। वहीं अगर बात की जाए समुद्रयान की, मिशन समुद्रयान की, तो उसकी लागत है 6000 करोड़ रुपए। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है राष्ट्रीय एकता दिवस। आपको पता होगा कि प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे भारत के लौह पुरुष, इनकी स्मृति में मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वर्ष 2014 में पहली बार भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से मनाया गया था। वर्ष 2018 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया था। ठीक है, याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में कब इसको बनाया गया? वर्ष 2018 में। ठीक, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड, गुजरात में हुआ था। भारत राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों के एकीकरण में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आपको पता होगा कि स्वतंत्रता के बाद जो 500-550 के आसपास जो रियासतें थी उनको मिला करके एक भारत बनाने का काम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया है। ठीक, स्वतंत्रता के समय विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी करने में सरदार पटेल की मुख्य भूमिका थी। इसी में आगे पढ़ते हैं कि बारडोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी, जिसका अर्थ होता है प्रमुख या नेता। भारत को एकीकृत करने
और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में उनके महान योगदान के लिए भी उन्हें भारत की एकजुटता के वास्तविक सूत्रधार के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने आधुनिक अखिल भारतीय सेवा प्रणाली की स्थापना की, जिसके कारण उन्हें भारतीय सिविल सेवाओं के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय सिविल सेवाओं के संरक्षक के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ठीक, तो याद रखिएगा हमारे यहाँ राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को, इनके जन्म दिवस पर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है फेसबुक का नाम परिवर्तन। अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ये टॉपिक कि फेसबुक ने अपना नाम बदल लिया। तो इससे ये नहीं होगा कि फेसबुक का जो एप्लीकेशन है उसका नाम बदल जाएगा, नहीं, फेसबुक की जो पेरेंटल कंपनी है उसने अपना नाम बदलकर रख लिया है क्या? मेटा। जो पेरेंट कंपनी है उसने, जैसे कि आप ये सोचिए कि आप YouTube चलाते हैं, है ना, YouTube चलाते हैं आप, तो YouTube के जो पेरेंटल कंपनी है उसका नाम है गूगल। ये पेरेंटल कंपनी का नाम है और ये इसका प्रोडक्ट है केवल। ठीक है, तो इसी प्रकार जो फेसबुक है, फेसबुक हो गया, है ना, या व्हाट्सएप हो गया, ये सब क्या है? इसके प्रोडक्ट है इस पेरेंटल कंपनी के। पहले इसका नाम हुआ करता था फेसबुक, अब इसका नाम बदलकर रख दिया गया है मेटा। ठीक, तो नाम यहां से बदला है, यहां से नहीं। इस प्रोडक्ट का नाम आगे भी वही रहेगा। ठीक, पेरेंटल कंपनी का नाम बदला है केवल। ठीक, इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक यह नाम सोशल मीडिया से परे कंपनी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। यह परिवर्तन फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू नहीं होता है, यानी कि इनका नाम नहीं बदला जाएगा, एप्लीकेशन का नाम नहीं बदला जाएगा। बदला जाएगा क्या? केवल इस पेरेंटल कंपनी का नाम। ठीक है, ये जो पेरेंट कंपनी है इसी पर ये लागू होता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा कि फेसबुक जो है इसके पेरेंटल कंपनी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेटा कर दिया गया है और इसका चिन्ह अब ये ऐसा होगा। ठीक, ये मार्क जकरबर्ग आपको पता होगा, है ना। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है डेयरी सहकार योजना। आपको पता होगा अभी हाल फिलहाल में राज्य सरकार भी बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार के द्वारा भी सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रयास किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि लोग जो हैं हमारे यहां, वहां पर सहकारिता के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, यह इसका उद्देश्य है। ठीक, तो इसी के अंतर्गत डेयरी सहकार योजना भी प्रारंभ किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अमूल के 75वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर डेयरी सहकार योजना का शुभारंभ किया है। डेयरी सहकार योजना को 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सहकारिता से समृद्धि तक के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी सहकारिता के माध्यम से लोगों की आय में वृद्धि करना। और वैसे भी केंद्र सरकार एक उद्देश्य लेकर चल रही है, क्या? किसानों की आय को दुगुना करना। ठीक है, तो इस उद्देश्य में भी ये जो डेयरी सहकार योजना है ये निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगा। इसी में आगे पढ़ते हैं कि इस योजना के माध्यम से डेयरी सहकार के तहत पात्र सहकारी संस्थाओं को वित्तीय मदद की जाएगी ताकि वे पशुधन विकास, दूध की खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता सुनिश्चितता, मूल्य संवर्धन, पैकेजिंग, विपणन, माल यातायात, दूध और दुग्ध उत्पादों के भंडारण संबंधी गतिविधियां चला सके। यानी कि इस योजना के माध्यम से किसी इंडिविजुअल को ऋण नहीं दिया जाएगा, बल्कि ऋण दिया जाएगा किसको? सहकारी संस्थाओं को। ऐसी सहकारी संस्थाएं जो कि पात्र होंगी और जो इस क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य करना चाहती है, वो उनके अंदर महत्वाकांक्षा है, तो उनको इस संबंध में सहायता जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए जो है ये
निश्चित किया गया, निर्धारित किया गया है कि 5,000 करोड़ रुपए तक की राशि जो है ये ऋण के रूप में प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा इसको, ये है डेयरी सहकार योजना। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक। राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक को भारतीय तटरक्षक द्वारा कमीशन कर लिया गया है। ठीक, तो अब सार्थक जो है ये भी हमारी तटरक्षा में, समुद्र में आपको तैनात मिलेगा। ठीक, भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक गुजरात के पोरबंदर में स्थित रहेगा और तटरक्षक क्षेत्र के कमांड के संचालन तथा प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी समुद्र तट से संचालित होगा। यानी कि ये जो सार्थक है इसे कहां तैनात किया जाएगा? देखिए ये हमारा समुद्री सीमा ऐसे है ना, तो ये गुजरात के आसपास इसको तैनात किया जाएगा। ठीक, सार्थक जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए जा रहे हैं 5 ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल की श्रृंखला में चौथा है। यानी कि एक और हमको आगे देखने को मिलेगा क्योंकि ये चौथे क्रम का है और बनाना कितना है हमको? 5। ठीक, तो याद रखिएगा इसको कि अभी हाल ही में इसका कमीशन किया गया है। तो आपको ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि सार्थक क्या है? तो सार्थक क्या है? एक स्वदेशी रूप से निर्मित तटरक्षक जहाज है ये। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। आपको पता होगा कि हाल ही में धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती भी था और उसी दिन हमारे यहां मनाया गया राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। ये डेट फिक्स नहीं रहता है क्योंकि ये हिंदी कैलेंडर से चलता है, इसको भी याद रखिएगा, है ना, क्योंकि धनतेरस के दिन ये मनाया जाता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये डेट बदल जाता है लेकिन तिथि उसकी फिक्स रहती है क्योंकि वो हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलती है। ठीक, तो 2 नवंबर 2021 को देश भर में छठा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। भारत में प्रत्येक वर्ष धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के अवसर पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में आयुष मंत्रालय द्वारा की गई थी। वर्ष 2020 में यह दिवस 13 नवंबर को मनाया गया था, वर्ष 2020 में यानी पिछले साल। और इस साल कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 2 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि धनतेरस इसी दिन पड़ा है इस साल, पिछले साल 13 नवंबर को पड़ा था तो इसलिए मनाए थे 13 नवंबर को। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक भी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं शक्तिकांत दास। आपको पता होगा कि वर्तमान में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। क्यों चर्चा में है, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और नई अधिसूचना के मुताबिक शक्तिकांत दास दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर बने रहेंगे। ठीक, शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को समाप्त हो रहा है। ठीक है, और इस 10 दिसंबर 2021 के बाद 3 वर्ष तक के लिए आगे और इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। शक्तिकांत दास को 11 दिसंबर 2018 को 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का 25वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, 2018 को इनको नियुक्त किया गया था 3 वर्ष के लिए 11 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को यह कार्यकाल पूरा हो जाएगा। लेकिन अब 10 दिसंबर से आगे 3 साल तक और ये इस पद पर बने रहेंगे। तो आगामी 3 साल तक अगर आपको प्रश्न आएगा कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो कौन है? शक्तिकांत दास, बशर्ते बीच में उनको बदला ना जाए। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021। इस खेल पुरस्कार के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाता था, अब उसका नाम बदल गया है ना। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि किसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, खेल और स्पर्धाओं 2021 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। 13 नवंबर को शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित होने वाले विशेष समारोह में इन विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि किसको किसको कौन कौन सा अवार्ड मिला है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक, किसको मिला है, क्यों दिया जाता है, ये पहले जानिए कि पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो किसको मिला है इस साल में, जैसा कि मैंने बताया कि इस साल 12 लोगों को ये जो अवार्ड है खेल रत्न पुरस्कार ये दिया गया है। किसको मिला है, तो सबसे पहले मिताली राज जो क्रिकेट खेल से संबंधित है, मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, सुनील छेत्री फुटबॉल के प्लेयर हैं, पी आर श्रीजेश हॉकी के प्लेयर हैं, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से संबंधित है, रवि कुमार दहिया ये कुश्ती से संबंधित है। इन दोनों का नाम तो अभी हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, आपको पता होगा, है ना, ओलंपिक इन्होंने जीता है। इसके अलावा अवनी लेखरा पैरा शूटिंग, सुमित अंतिल पैरा एथलेटिक्स, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, इन सभी का नाम अभी हाल ही में जो पैरालंपिक खेल हुए हैं टोक्यो में उनमें आपने जरूर सुना होगा। सभी हमारे भारत के पदक विजेता हैं। ठीक, इसके अलावा लवलीना बोर्गेहेन ये मुक्केबाजी से संबंधित है और अभी हाल ही में इन्होंने रजत पदक भी जीता है ओलंपिक में। तो इन 12 खिलाड़ियों को, ये 6 खिलाड़ी प्लस ये 6 खिलाड़ी, इनको दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021। आगे बढ़ते हैं, अगला अवार्ड है अर्जुन पुरस्कार। खेल और स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन, नेतृत्व, खेल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। इस साल के लिए कुल 35 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगला अवार्ड है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचों को दिया जाता है, जो कोच होते हैं जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है खिलाड़ियों को तराशने में, उनको यह अवार्ड दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इस साल किसको किसको यह अवार्ड दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं लाइफ टाइम श्रेणी और नियमित श्रेणी, 2 श्रेणियों में यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक, लाइफ टाइम श्रेणी में 5 लोगों को, जबकि नियमित श्रेणी में 5 लोगों को यह अवार्ड वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगली कैटेगरी खेल और स्पर्धा 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार। ये देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अलग होता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और ध्यानचंद पुरस्कार जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, ये अलग होता है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार जो है ये 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये 2 ग्रुप्स को दिया गया है ना, 2 संस्थाओं को दिया गया है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021 पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को दिया गया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने हेतु भेजे गए अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो सबसे पहला टॉपिक था आज की वीडियो का वो यही था। अगला क्वेश्चन है, सार्थक क्या है? स्वदेशी रूप से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, स्वदेशी रूप से निर्मित होवित्जर तोप है, स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज है, या स्वदेशी रूप से निर्मित रॉकेट लॉन्चर है? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नामकरण क्या किया गया है? ऑप्शन है मेटा, बीटा, अल्फा, इन्फिनिटी। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021
दिया जाएगा। ऑप्शन है 10 खिलाड़ियों को, 12 खिलाड़ियों को, 13 खिलाड़ियों को या 14 खिलाड़ियों को। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार कब मनाया गया? वर्ष 2011 में, 12 में, 13 में या 14 में? तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे 15 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक के राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।